किसी बाउंड्री या किसी इंटरफेस पे वेव का ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कैसे होता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे किसी इंटरफेस पे जब वेव गिरता है तो उसका ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कैसे होता है। यानी ये एक बाउंड्री है, ये मीडियम 1 है, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। यानी इन दोनों मीडियम को हम अलग अलग मीडियम क्यों बोल रहे हैं, दोनों वेलोसिटी अलग अलग है। कोई भी वेव हो, ये जो अभी करेंगे ये हर वेव के लिए वैलिड है। इसमें इसकी वेलोसिटी है v1, इसमें वेव की वेलोसिटी है v1, इसमें वेव की वेलोसिटी है v2। इस इंटरफेस को मान लेते हैं x = 0 है। इस लाइन को, इसको बाउंड्री को, ये इंटरफेस है, जो बाउंड्री है जहां पे दोनों वेव मीडियम सेपरेट हो रहा है, उसको x = 0 मान लेते हैं। तो अगर यहां पर एक वेव गिरेगा, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट वेव। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट वेव। तो होता क्या है, ये इंसिडेंट वेव पार्शली ट्रांसमिट कर जाता है और पार्शली रिफ्लेक्ट कर जाता है। जब ये गिरेगा इंसिडेंट वेव, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो वेव है ये पार्शली रिफ्लेक्ट कर जाता है और ये वेव जो है पार्शली ट्रांसमिट कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव एंड दिस इज ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, तो हम लोगों को यह बताना है कि अगर इसकी एम्पलीट्यूड AI है और इसकी एम्पलीट्यूड AI है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव AI, इसकी अगर एम्पलीट्यूड AR है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और इसकी अगर एम्पलीट्यूड AT है, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। ये था एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव AI, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव AR, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव AT। तो मुझे ये बताना है कि AI के टर्म में AR और AT कितना होगा, या मुझे ये प्रूव करना है। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है A रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू या A ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 2v2 बाई v1 प्लस v2 टाइम्स ऑफ AI। जो A ट्रांसमिटेड है वो होगा 2v2 बाई v1 प्लस v2 टाइम्स ऑफ AI, और जो A रिफ्लेक्टेड है दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई v2 प्लस v1 इंटू AI। हमें प्रूव करना है। ठीक, बहुत जगह प्रूव नहीं दिया होता है, वैसे प्रूव की हमें जरूरत नहीं होती है। ये हर वेव के लिए वैलिड है, याद रखना। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि वेलोसिटी जो है अलग अलग मेथड से निकलेगा। अगर ऑप्टिक्स है तो वेलोसिटी v1 और v2 निकालते हैं कैसे? c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। v1 क्या होगा? c बाय म्यू1। ये क्या होगा? v2 इक्वल टू c बाय म्यू2। मतलब यहां पर क्या करते हैं कि जो वेलोसिटी होती है ऑप्टिक्स में वेलोसिटी जब लेंगे तो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। उसी तरह से अगर साउंड वेव है तो डिपेंड करता है बल्क मॉडुलस पे। अगर वेव्स ऑन स्ट्रिंग है तो अंडर ऑफ टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ। बट एक बार वेलोसिटी v1 v2 निकल गया तो ये हमेशा वैलिड होता है हर वेव में। 2v2 बाई v1 प्लस v2 AI और v2 माइनस v1 v2 प्लस। याद रखना ये हमेशा पॉजिटिव आता है, ये हमेशा पॉजिटिव आता है, ऑलवेज। पहली बात। दूसरी बात, क्यों पॉजिटिव मतलब क्या है? ऐसे पल्स आएगा तो जब ट्रांसमिट करेगा तो ऐसे ही करेगा। पॉजिटिव का मतलब है इरेक्ट पल्स। जिस शेप में, जिस हाइट पे पल्स एंटर करता है यहां पर, उसी हाइट से उधर अपीयर करता है। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसकी वैल्यू v2 और v1 पे डिपेंड करती है। अगर v2, ये क्या हो गया बताओ? इसको क्या लिख सकते हैं? v2 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2 लिख सकते हैं ना? v2 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2। अगर v2 बड़ी है, क्या हुआ? हाँ, अगर v2 बड़ी है तो ये ज्यादा होगा, A ट्रांसमिटेड A इंसिडेंट से ज्यादा होगा।
अगर V2 छोटी है तो A ट्रांसमिटेड A इंसिडेंट से कम होगा। ठीक है, अब ये बताओ इस फॉर्मूले को डिराइव करें। ठीक, जरूरत नहीं है, वही बता रहा हूं, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम एनालिसिस करते हैं। याद रखना ट्रांसमिटेड हमेशा पॉजिटिव होता है और ये इस तरह से होता है। अब इसको हम एनालाइज करते हैं और हम जिससे ये प्रूव करेंगे कि पावर जो है कंजर्व होता है। पावर क्या होता है, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट ये सिलेबस में भी नहीं है इसके डेरिवेशन वगैरह। वो तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे स्टैंडिंग वेव्स को, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, देखो देखिए, सबसे पहले आप इसको समझो। ये एक रस्सी है और यहां एक पल्स आ रहा है, और एक दूसरा रस्सी है, इसमें ये पल्स जाएगा। ये दोनों रोप्स हैं जो कि सीरीज में है, ये दोनों रोप्स हैं जो कि सीरीज में है। तो यानी टेंशन जो इसमें है वही टेंशन यहां होगी, और दो रस्सी सीरीज में है, रोप एक एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो टेंशन सेम रहेगा। इसकी मास पर यूनिट लेंथ है μ1 और इसकी मास पर यूनिट लेंथ है μ2। इसकी मास पर यूनिट लेंथ है μ1, इसकी है μ2। यानी इसके अंदर इसकी वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ, और इसके अंदर इसकी वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ। अब जिसकी मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगी उसमें वेलोसिटी कम होगी। जिसमें वेलोसिटी कम होती है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। लेसर वेलोसिटी मीडियम, लेसर वेलोसिटी मीडियम, लेसर वेलोसिटी मीडियम, मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो कौन सा डेंसर होगा कौन सा रेयर होगा इस पर डिपेंड करता है। कौन सा डेंसर होगा और कौन सा रेयर होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि म्यू की वैल्यू किसकी ज्यादा है। जिसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा है मास पर यूनिट, तो वो डेंसर मीडियम, जिसकी कम है वहां स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, जब ये पल्स यहां पहुंचेगा ये दो पार्ट में बटेगा। ये इंसिडेंट पल्स है और इसकी हाइट है AI। ये इंसिडेंट पल्स है, इसकी हाइट है AI, इंसिडेंट वेव की ये पल्स है। हम कह रहे हैं कि इसके बाद जब इसे टकराया जाएगा इसके लिए इस तरह से जाएगा। एक पल्स सामने जाएगा, एक पल्स पीछे जाएगा, एक पल्स सामने जाएगा और एक पल्स पीछे जाएगा। यानी ये दो पार्ट में बट जाएगा। ट्रांसमिटेड, इसको बोलेंगे ए ट्रांसमिटेड, AT, इसको बोलेंगे ए रिफ्लेक्टेड, AR। सही है ना, ए रिफ्लेक्टेड। तो हम ये कह रहे हैं कि ए ट्रांसमिटेड होता है, ए ट्रांसमिटेड होता है 2v2, यानी v2 प्लस v2, 2v2 बाय v2 प्लस v1 टाइम्स ऑफ AI, 2v2 बाय। सो इसकी खासियत क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि यहां कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है। इसका मतलब है ये ऑलवेज इरेक्ट होगा, ऑलवेज इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब है कि जिस हाइट पर था उसी हाइट पर घुसेगा, यानी कि इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा, नो फेज चेंज,
नो फेज चेंज। नो फेज चेंज का मतलब है जिस हाइट पर आया साइन फंक्शन एंटर किया तो साइन ही अपीयर करेगा, कॉस एंटर किया तो कॉस ही अपीयर करेगा, फेज में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा होता है यहां पे ए रिफ्लेक्टेड, ये होता है देखो V2 माइनस V1 बाई V2 प्लस V1 इंटू AI। ये जो है इट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। सही है ना? अगर V2 बड़ा है ये पॉजिटिव आएगा और V2 छोटा है तो क्या होगा? नेगेटिव आएगा। बताओ, V2 बड़ा मतलब हो गया पॉजिटिव, V2 छोटा मतलब हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है इरेक्ट, इरेक्ट पल्स। इसका मतलब क्या है कि नो फेज चेंज, जैसे था वैसे एंटर, साइन था तो साइन में अपीयर करेगा, कॉस था तो कॉस में अपीयर करेगा, नो फेज चेंज। इसीलिए जब रिफ्लेक्शन होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है रेयर मीडियम में एंटर करने के प्रोसेस में, when a wave is trying to enter from denser medium to rarer medium and suffers a reflection, then no sudden change of pi। बट यहां पर इन्वर्टेड पल्स होगा। इन्वर्टेड पल्स का मतलब है कि अगर ये ऐसे गिरा था, अगर ये इस तरह से गिरा था, अगर ये इस तरह से गिरा था, टकराते ही उलट जाएगा और तब पीछे आएगा। यानी ये जो पल्स है, अगर ये इस तरह से पल्स गया था, निगेटिव का मतलब है रिफ्लेक्टेड, नेगेटिव का मतलब है ये इस तरह से नहीं आएगा। अगर गया था इस तरह से, अपवर्ड पल्स फॉल किया था, तो जब रिफ्लेक्ट करेगा डाउनवर्ड पल्स, यानी कि जो साइन था वो माइनस साइन बन जाएगा, कॉस जो था वो माइनस कॉस बन जाएगा। और तुम जानते हो किसी भी साइन या कॉस फंक्शन में एंगल में पाई जोड़ देने से वो नेगेटिव बन जाता है। तो हम कहते हैं इन्वर्टेड पल्स का मतलब है सडन फेज चेंज ऑफ पाई, सडन फेज चेंज ऑफ पाई। याद रखना, ए वेव सफर्स ए सडन फेज चेंज ऑफ पाई, ए वेव सफर्स ए सडन फेज चेंज ऑफ पाई व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड while going from rarer medium towards denser medium। अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है, अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है, यानी कि रेयर से डेंसर में जा रही है, तब जब वो रिफ्लेक्ट करेगा उस बाउंड्री पे तो उसमें सडन फेज चेंज ऑफ पाई आएगा। लेकिन अगर लाइट वाटर से एयर में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है और उस प्रोसेस में अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो सडन फेज चेंज नहीं आएगा। समझ रहे हो? रेयर टू डेंसर में, हाँ मतलब रेयर से डेंसर जा रहा है तब रिफ्लेक्ट करेगा तो फेज चेंज आएगा। बिल्कुल। तुम एक चीज समझो कि देखो दो चीजें हैं, एक है ट्रांसमिशन, एक है रिफ्लेक्शन। पहली बार ट्रांसमिशन में कभी फेज चेंज नहीं आएगा, ट्रांसमिशन में कभी फेज चेंज, रिफ्रैक्शन में जब मीडियम में एक मीडियम से दूसरे में एंटर कर जाता है कभी फेज चेंज नहीं आएगा। नेवर एनी फेज चेंज इन ट्रांसमिटेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव में दो केस है, अगर वो कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी में जा रहा है, कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी के मीडियम में जा रहा है, यानी डेंसर टू रेयर जा रहा है, तब अगर रिफ्लेक्ट करेगा। V2 अगर ज्यादा है तो इन्वर्ट नहीं होगा, फेज चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर V2 कम है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, मोर वेलोसिटी से लेस वेलोसिटी में, तब अगर रिफ्लेक्ट करेगा बाउंड्री पे तो सडन फेज चेंज के साथ करता है। तो पाई का फेज चेंज एक्स्ट्रा इंपल्सिव फेज चेंज आता है, बिना जैसे टकराता है पलट जाता है। अभी इसको देखेंगे और हम। तो पहली बात तुम इससे AI और ये निकाल सकते हो। तुम यहां एक चीज गौर कर सकते हो कि A इंसिडेंट प्लस A रिफ्लेक्टेड इज A ट्रांसमिटेड। आ रहा है देखो तो, A इंसिडेंट प्लस A रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू A ट्रांसमिटेड, या यूं कहो कि A ट्रांसमिटेड माइनस A रिफ्लेक्टेड इज AI। सही है? इसका मतलब क्या है समझो, किसी भी इंस्टेंट पे दो वेव चल रही थी, एक वेव जो अभी आया है, इसका मतलब है किसी इंस्टेंट पे इस बाउंड्री पे एक हाइट था लेफ्ट साइड में, एक हाइट किसकी वजह से था? इंसिडेंट वेव की वजह से। एक इंसिडेंट वेव अभी गिर रहा है, एक जो इसकी ठीक पहले गिरा तो वो रिफ्लेक्ट हो चुका है, एक इसके पहले जो
गिरा था जस्ट पहले वो रिफ्लेक्ट हो चुका है। दोनों का रिजल्टेंट समझो, ये क्या है, यह एम्पलीट्यूड एट x इक्वल टू 0 माइनस ओरिजिन के जस्ट लेफ्ट में ये एम्पलीट्यूड है, ये नेट रिजल्टेंट वेक्टर है जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के जस्ट लेफ्ट में दो वेव है, एक अभी जो गिर रहा है और एक जो इसके पहले गिरा था और रिफ्लेक्ट हो चुका है, दोनों का रिजल्टेंट हाइट होगा, और एक जो ट्रांसमिट हुआ, दोनों का हाइट सेम होना चाहिए, याद रखना। क्योंकि वेव हम क्या बता चुके हैं, वेव मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, होता है ना। तो जिस पॉइंट पे यहां रिजल्टेंट खत्म होगा, धागा खत्म होगा, जिस पॉइंट पे यहां रस्सी खत्म होगा उसी पॉइंट से वहां शुरू होगा। ऐसा तो हो सकता है कि रस्सी यहां खत्म हो रहा है और फिर यहां स्टार्ट कर रहा है, नहीं हो सकता है ना। जहां खत्म होगा वहीं से स्टार्ट करेगा। तो लेफ्ट पार्ट का एंड जहां, लेफ्ट पार्ट का स्ट्रिंग जहां एंड हो रहा है जिस हाइट पर, राइट पार्ट का स्ट्रिंग वहीं से शुरू होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक, अब तुम समझो इस बात को। हम अगर यहां ये जानना चाहते हैं क्या पावर या एनर्जी कंजर्व है, क्या पावर या फिर एनर्जी कंजर्व है, हम ये समझना चाहते हैं, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि एनर्जी या फिर पावर जो है वो कंजर्व है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। अभी हम इसको और देखेंगे। फॉर्मूला याद रखना, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है वो भी बता रहे हैं, एग्जाम्पल लेके बताएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है तुम्हारा। हाँ सर, एट द एंड ऑफ द क्लास जब टाइम बचेगा एक्स्ट्रा, जिसको डेरिवेशन देखना होगा वो डेरिवेशन देखेगा, ऐसे चलेगा। हाँ ठीक है, कर देंगे, हम कर देंगे। Okay. ड्राइव देखो, अब जरा समझो इसको। ये जो चीज तुम्हारा था, अगर हम इसको समझना चाहते हैं कि क्या पावर कंजर्व है, क्या हम ये कहना चाहते हैं कि पावर इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू पावर रिफ्लेक्टेड प्लस पावर ट्रांसमिटेड होना चाहिए ना। पावर इंसिडेंट एट द बाउंड्री मस्ट बी इक्वल टू पावर रिफ्लेक्टेड प्लस पावर ट्रांसमिटेड, सही है। सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? यस एम्पलीट्यूड को देख के सर नहीं ऐसा बोल सकते हैं आपने? एनर्जी इज कंजर्व्ड और नॉट, सो बताओ। एनर्जी कंजर्व होगी सर, तो लॉस। अगर 10 वाट का पावर गिर रहा है, अगर किसी बाउंड्री पे 10 वाट का पावर गिर रहा है और 6 वाट ट्रांसमिट हो रहा है, तो क्या 4 वाट रिफ्लेक्ट करेगा? हाँ सर, अब्जॉर्ब कुछ नहीं करता है। क्या होगा? अब्जॉर्ब कुछ नहीं करता है। एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, हम मान के चल रहे हैं नो एब्जॉर्प्शन। ओके सर। हमको प्रूव करना है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले ये तो पावर इंसिडेंट को क्या लिखोगे? पावर का फॉर्मूला कल मैंने बताया था, मैं याद कर लेता हूं। हाफ म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कहां से आ गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हमारा मैंने फॉर्मूला याद कैसे किया था बता देता हूं। हाफ म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, यही ना। तो हाफ म्यू लैम्डा बाई टी क्या होता है? वेलोसिटी ना। हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही ना। ये होता है पावर का फॉर्मूला। यस सर। तो यहां बताओ म्यू1, यहां v1 ओमेगा सेम, यहां ai। हाफ रिफ्लेक्टेड भी इसी मीडियम में है, फर्स्ट मीडियम में। रिफ्लेक्टेड भी कौन से मीडियम में है? म्यू1 v1 ओमेगा सेम रहता है। रिफ्लेक्शन हो गया ट्रांसमिशन हो, फ्रिक्शन फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है। ये हो गया ए रिफ्लेक्टेड स्क्वायर प्लस हाफ ट्रांसमिटेड वेव कौन से मीडियम में? सेकेंड मीडियम में। म्यू2 v2 ओमेगा स्क्वायर ए टी स्क्वायर, सही है। सोचो, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम मीडियम में है, फर्स्ट मीडियम में। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम मीडियम में, लेकिन ट्रांसमिटेड जो है वो कौन से मीडियम में है? सेकेंड मीडियम में। वहां ये बदल जाएगा।
आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का एनर्जी का रेशियो निकाल सकते हो सिंपली बाय रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड। ए देखो, पावर रिफ्लेक्टेड बाय पावर इंसिडेंट, पावर रिफ्लेक्टेड बाय पावर इंसिडेंट एक स्टेप में निकलेगा। क्यों निकलेगा? ये सारे फैक्टर सेम है, मीडियम फैक्टर सेम है, लेकिन अगर हमको पावर ट्रांसमिटेड बाय पावर निकालना है रिफ्लेक्टेड या इंसिडेंट, तो उसमें हमको रेशियो ऑफ मीडियम फैक्टर भी लेना पड़ेगा। खैर उसको हम देखेंगे बाद में, अभी पहले ये बताओ, ये ठीक है ना फॉर्मूला? हाफ कट गया सब में, ओमेगा कट गया सब में, इसको लिख दो। v को क्या लिख दोगे? वेलोसिटी होता है अंडर रूट एफ बाई म्यू, यही ना? वेलोसिटी होता है अंडर रूट एफ बाई म्यू, सही है क्या? ठीक है, वेलोसिटी होता है अंडर रूट एफ बाई म्यू। तो एक काम करते हैं, म्यू को लिख देते हैं, म्यू को लिख देते हैं एफ बाई वी स्क्वायर, एफ बाई वी वन स्क्वायर इंटू वी वन ए आई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बाई वी टू, सॉरी वी वन स्क्वायर। या एक काम और कर सकते थे, अच्छा चलो एक ही एक्सप्रेशन लिख के कॉमन चीज को उड़ा देते हैं, ए आर स्क्वायर प्लस एफ बाई म्यू टू, ये एफ बाई म्यू टू क्योंकि एफ सेम है, सॉरी एफ बाई वी टू स्क्वायर इंटू वी टू इंटू ए टी स्क्वायर, सही है ना? अब बताओ एफ कट गया सब में से तो कितना आ गया? ए आई स्क्वायर बाई वी वन इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर बाई वी वन प्लस ए टी स्क्वायर बाई वी टू। यहां से आएगा वन बाई वी वन, वन बाई वी वन, ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई वी टू, सही है? इसको लिख सकते हैं हम वन बाई वी आई ए आई प्लस ए आर इंटू ए आई माइनस ए आर, या इसको एक काम करते हैं, इसको ए आई माइनस ए आर इंटू ए आई प्लस ए आर बाई वी वन इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई वी टू। लेकिन तुम जानते हो कि ए आई प्लस ए आर किसी इंस्टेंट पे लेफ्ट साइड में ये दोनों है, ए आई और ए आर लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में सिर्फ ए टी है, तो इसमें से एक पावर कट जाएगा ना। तो यहां से आएगा तुम्हारा ए आई, हाँ यहां से आएगा तुम्हारा, हाँ यहां से क्या निकालना है हमको? ए टी निकालना है ना। हाँ यहां से ए आई माइनस ए आर इज इक्वल टू ए टी इंटू वी वन बाई वी टू। तो जरा देखो ये दोनों इक्वेशन अगर दोनों को सॉल्व कर ले तो क्या निकलेगा? और दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, और दोनों को ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो क्या आएगा? ए आई प्लस ए आई, टू ए आई, ए आर और माइनस ए आर कट गया, इन दोनों क्या करोगे? ए टी ले लो कॉमन, वन प्लस वी वन बाई वी टू। यहां से ए टी क्या हो जाएगा बताओ? यहां से ए टी क्या हो जाएगा? यहां से ए टी क्या हो जाएगा? ए टी वुड बिकम इक्वल टू टू वी टू इंटू बाई वी वन प्लस वी टू ना, टाइम्स ऑफ ए आई। तो एनर्जी कंजर्व रहता है, वो इसको फॉलो कर रहा है। या तुम ये भी कर सकते हो, इसको अलग निकाल लो, जो फॉर्मूला दी है इसको डाल के और ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करोगे इसके इक्वल आ रहा है। नाउ तो ये जो फॉर्मूला है ये इसको भी वैलिडेट करता है कि पावर जो है, इंटेंसिटी जो है कंजर्व रहता है, ठीक? हाँ लास्ट मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। नहीं सर,
ये यहाँ के बाद नहीं, इसके नीचे। ये देखो, यहां पर तुम्हारा आ गया ए आई माइनस ए आर इक्वल टू दिस, आपने AR को 80 माइनस किया। ए आई प्लस ए आर इक्वल टू 80 स्क्वायर। हाँ, ये ए आई प्लस ए आर और एक जो है नहीं नहीं 80 नहीं नहीं, नीचे नीचे नीचे। उसके नीचे ना। नहीं, ये कैसा है? हाँ, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इसको ऐड कर दिया। ओके सर। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, कैसे हम करते हैं। देखो, चलो एक क्वेश्चन हमारी इस तरह से है, ये एक रस्सी है, ये एक बाउंड्री है और यहां के बाद एक दूसरी रोप है। ये दो सेपरेट रोप्स हैं जो ज्वाइंट हैं, दो सेपरेट रोप्स हैं जो ज्वाइंट किए हुए हैं x इक्वल टू 0 पे। इस पे जो इक्वेशन गिर रही है वो इक्वेशन दी y इंसिडेंट इज इक्वल टू a इंसिडेंट साइन कुछ भी मान लो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, या ये मान लो ओमेगा टी माइनस के वन एक्स। क्यों? क्योंकि ये जो मीडियम वन है, ये जो मीडियम वन है, इस मीडियम में, और ये जो मीडियम टू है इस मीडियम में, क्या फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी। क्या ओमेगा दोनों में सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी। क्या लैम्डा दोनों में सेम होगी? नहीं होगी। लैम्डा वन यहां तो लैम्डा टू यहां। क्या वेलोसिटी दोनों में सेम होगी? नहीं। v1 यहां तो v2 यहां होगी ना। यस सर। k क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। k क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। तो k जो होता है वो भी यहां पे होगा k2, तो यहां कितना होगा? k1। ये भी डिफरेंट होगा क्योंकि ये 2 पाई बाय लैम्डा और ये है 2 पाई बाय लैम्डा, अलग अलग होगा। तो दोनों मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी सेम है, दोनों मीडियम वेव की, और कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब समझो, तुम क्या करो, सबसे पहले यहां अगर निकालना चाहें तो v1 की वैल्यू क्या आएगी? यहां हमारी v1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? अंडर रूट टेंशन बाय, इसका मान लेते मास पॉइंट लेंथ म्यू, इसका मास पॉइंट लेंथ 2 म्यू। इमेजिन करो, इसका मास पॉइंट लेंथ म्यू, इसका मास पॉइंट लेंथ 2 म्यू या 4 म्यू। ये जो है थोड़ा भारी है, ये रस्सी और ये धागा है, ये इसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है, इसका मास पर यूनिट लेंथ कम है। यानी अगर हम इसमें बोले इसकी वेलोसिटी v है, तो इसमें वेलोसिटी क्या आएगी बताओ? v/2 आएगी। इसमें वेलोसिटी, तो ये रेयर से डेंसर जा रहा है। उल्टा ही पॉसिबल था, उल्टा ही पॉसिबल था कि इधर से आ रहा होता और यहां जा रहा होता, या इसको, इस डायग्राम को इस तरह से घुमा दे, इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो क्या होता? v/2 से v में जाता, जो भी। सबसे पहले तुम क्या करो, निकालो ए ट्रांसमिटेड, क्या होता है? 2v2 बाय v1 प्लस v2 टाइम्स ऑफ ए। तो कितना आएगा बताओ? 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड मीडियम का वेलोसिटी कितना है? v/2 बाय v प्लस v/2, यही ना? v प्लस v/2 टाइम्स ऑफ ai, that would become equal to 2/3 टाइम्स ऑफ ai, 2/3 टाइम्स ai। सही है? यस सर। ठीक, ये पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरा, ए रिफ्लेक्टेड v2 माइनस v1 बाई v2 प्लस v1 इंटू ai, that would become equal to v/2 minus v by v/2 plus v into ai, and that would become equal to minus ai by 3। सही है क्या? इसका मतलब ये जो पल्स, जो वेव इसमें अंदर जाएगा, उसकी
एम्पलीट्यूड हो जाएगी 2/3 टाइम्स ऑफ एआई, और ये पीछे आएगा, ये हो जाएगी 1/3 ऑफ द साइज एंड इन, और पलट जाएगा, जो वेव था उसका पलट जाएगा। अब तुमको अगर हम इक्वेशन जानना चाहते हैं इसका और इसका, तो तुमको क्या करना होगा वो देखो, और तुमको रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन लिखना है। तो ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन में क्या करना है और रिफ्लेक्टेड में क्या करना है, तो तुमको क्या करना है, राइटिंग इक्वेशंस ऑफ ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव। ट्रांसमिटेड, एक काम करते हैं, अगर तुमको ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन लिखना है, ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन लिखना है, तो क्या करना है तुमको समझो। जो ए इंसिडेंट है उसकी जगह क्या डाल दो, ए ट्रांसमिटेड। ए इंसिडेंट की जगह क्या डाल दो ओरिजिनल इक्वेशन में, ए इंसिडेंट की जगह डाल दो ए ट्रांसमिटेड, डाल दिया। ए इंसिडेंट की जगह डाल दो ए ट्रांसमिटेड। दूसरा, ओमेगा वही रहेगा, फेज में कुछ जोड़ना नहीं है, यहां एंगल में कुछ जोड़ना नहीं, क्योंकि फेज चेंज नहीं होता है, ट्रांसमिटेड वेव में फेज चेंज नहीं होता है। K1 को कर दो K2, समझ रहे हो? Yes, sir. तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा यहां पे, यहां बन जाएगा y ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू, ए ट्रांसमिटेड का मतलब है 2/3 AI, 2/3 AI साइन ओमेगा टी माइनस K2x। डायरेक्शन वही है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होता है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है उसी डायरेक्शन में ट्रांसमिटेड जो है होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस ये चेंज करना है, जहां AI था वहां AT, और जहां K1 था वहां K2। आ गया इक्वेशन। किसी भी केस में, चाहे साइन वेव होता, कॉस वेव होता, चाहे यहाँ पे साइन होता, कॉस होता, माइनस साइन होता, माइनस कॉस होता, कुछ भी होता, यहां कोई एंगल जोड़ना नहीं है। K1 को K2 बना दो, AI को AT बना दो, तो यहां पे आ जाएगा 2/3 टाइम्स। अब आ जाओ रिफ्लेक्टेड वेव। यहां तुमको क्या करना है, ए इंसिडेंट की जगह ए रिफ्लेक्टेड देना है, लेकिन ए रिफ्लेक्टेड प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, इसको साइन के साथ देना है। ए इंसिडेंट की जगह ए रिफ्लेक्टेड देना है प्लस माइनस साइन के साथ। ए इंसिडेंट की जगह ए रिफ्लेक्टेड डाल दो, तो यहां अपने आप प्लस या माइनस साइन, जैसे यहां माइनस साइन है, प्लस साइन जो भी है, प्लस माइनस साइन के साथ डालना। और क्या करोगे, रिफ्लेक्टेड ना है, रिफ्लेक्टेड है तो ये पीछे जाएगा ना, हाँ सर, पाई का चेंज होगा। K1 की जगह माइनस K1, K1 ही रहेगा, मीडियम सेम है, K1 ही रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन पलट जाएगा, तो माइनस K1 हो जाएगा। ठीक, तो अब तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा y, यहां पे y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि यहां माइनस के साथ है, माइनस AI/3 साइन ओमेगा टी माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो कितना जाएगा, प्लस K1x होगा ना। Yes, sir. अब इस माइनस को क्या करो, हटा दो और अंदर में पाई जोड़ दो। एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, इस माइनस को प्लस कर दो और इसके भीतर एक एंगल पाई जोड़ दो, बात तो बराबर ही ना है। Yes, sir. वो तुम्हारा इक्वेशन हो गया। अगर ये प्लस होता तो कोई पाई नहीं जाता, अगर ये माइनस है, यहां प्लस करोगे अंदर में एक पाई जुड़ जाएगा। तो ये दो चेंजेस करने हैं, इन दोनों को याद रखना, कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक, पहली बात। अब सोचो, अगर मैं यहां ये जानना चाहता हूं कि अगर ये P पावर गिर रहा था तो मैक्सिमम पावर कितना, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ पावर ट्रांसमिट हो रहा है और कितना परसेंटेज ऑफ पावर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, हम जानना चाहते हैं कि इस केस में द परसेंटेज ऑफ पावर दैट इज ट्रांसमिटेड एंड द परसेंटेज ऑफ पावर दैट इज रिफ्लेक्टेड। तो समझो, ट्रांसमिटेड का रेशियो इंसिडेंट के साथ निकालना थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है। क्यों कैलकुलेटिव है, क्योंकि मीडियम बदल जाता है। इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड का मीडियम डिफरेंट है,
लेकिन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का मीडियम सेम है, इसीलिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का रेशियो निकालना आसान है। क्यों आसान है? पावर का फॉर्मूला होता है, तुम जानते हो, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा तो सेम है, इसको तो भूल जाओ। अगर म्यू और वी भी सेम हो तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा, रेशियो निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा, निकल तो जाएगा ही। अगर म्यू और वी भी सेम है तो रेशियो निकालना आसान है, और म्यू और वी भी अगर डिफरेंट है तो रेशियो निकालना थोड़ा कैलकुलेटिव होगा ना। तो अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड, तो बेटर है क्या करो, परसेंटेज ऑफ एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड निकाल लो, उसको 1 में से 100 में से माइनस कर दो। जैसे हम अगर यहां कहें पावर रिफ्लेक्टेड बाय पावर इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड बाय इंसिडेंट, तो क्या रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव क्या सेम मीडियम में है? तो दोनों का म्यू भी सेम है, दोनों का स्पीड भी सेम है, तो बचा क्या? सिर्फ ए बच गया। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए रिफ्लेक्टेड बाय ए इंसिडेंट का स्क्वायर, होगा ना। और ए इंसिडेंट बाय ए अगर तुम उस तरह से जानना चाहते हो, दैट विल बिकम इक्वल टू V2 माइनस V1 बाय V2 प्लस V1 का होल स्क्वायर। ये हमेशा 1 से कम आएगा, आना भी चाहिए। याद रखना, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड, कभी भी AI से ज्यादा नहीं हो सकता है। ज्यादा हो गया इसका मतलब है कि जितना एनर्जी गिरा उससे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ए ट्रांसमिटेड ज्यादा हो सकता है। क्यों ज्यादा हो सकता है? हो सकता है ए ट्रांसमिटेड बढ़ जाए, बट इन दोनों के कारण उसको भी घटना है। पावर तो हमेशा इंसिडेंट पावर से कम ही पावर जाएगा, याद रखना। इंसिडेंट पावर जो है, ट्रांसमिटेड पावर और रिफ्लेक्टेड पावर, वही 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जो इंसिडेंट पावर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ट्रांसमिट हो रहा है और एक रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए कभी भी ट्रांसमिटेड पावर या रिफ्लेक्टेड पावर इंसिडेंट पावर से ज्यादा नहीं हो सकती है, कमी होगी या इक्वल होगी। एग्रीड? अब चूंकि रिफ्लेक्टेड साइड में ये सारे फैक्टर सेम है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में ये सारे फैक्टर सेम है, इसीलिए कम रिफ्लेक्शन में मतलब है कि ए जो है रिफ्लेक्टेड इज आइदर इक्वल टू और लेस देन ए इंसिडेंट। लेकिन जब ट्रांसमिटेड साइड में एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है, प्रोवाइडेड एम्पलीट्यूड के कारण 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों के कारण 1/8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों के कारण 8 से डिवाइड हो और इसके कारण 4 से मल्टीप्लाई हो, तो घट ही गया ना। हाँ, मतलब कम हो जाएगा, मतलब कि पावर कम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड वहां बढ़ सकता है। ट्रांसमिटेड में एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है, बट एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पावर बढ़ गया। हाँ, ये बात और है कि हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को कंपेयर कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब है पावर बढ़ना, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के केस में पावर इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सही है ना। Yes, sir. लेकिन इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड के केस में पावर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू ओनली एम्पलीट्यूड स्क्वायर, देयर आर मोर फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर भी है, अभी देखते हैं कैसे। तो इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में तो पावर रिफ्लेक्टेड बाय पावर इंसिडेंट कितना आएगा? यहां तुम्हारा ए रिफ्लेक्टेड क्या आया था, ये ना, माइनस, तो ए आर बाय ए आई था -1/3 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू 1/9। अगर 9 पार्ट में से एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, 9 पार्ट में से एक पार्ट क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। 8 पार्ट क्या हो रहा है? अगर हमसे पूछा जाए पावर ट्रांसमिटेड बाय पावर इंसिडेंट, तो क्या लिख देंगे? 1 माइनस पावर रिफ्लेक्टेड बाय पावर इंसिडेंट, सही है। दैट वुड बिकम इक्वल टू 8/9। 8/9 पार्ट यहां ट्रांसमिट हो रहा है और 1/9 पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब समझो, हम अगर इसी को निकालना चाहते डायरेक्टली तो भी निकाल सकते थे, तब भी वही आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा। कैसे? अगर हम मान लो हम यही चीज हम निकालना चाहते थे डायरेक्टली, पावर ट्रांसमिटेड बाय पावर इंसिडेंट, तो जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा पावर ट्रांसमिटेड बाय पावर इंसिडेंट ही पूछेगा,
बट तुमको पावर रिफ्लेक्टेड बाय पावर जो है इंसिडेंट निकाल के उसको 1 में से माइनस कर देना है, बेटर वे। अगर हम चाहते हैं इसको डायरेक्ट निकालना, क्या निकालना, पावर ट्रांसमिटेड बाय पावर। हम अगर जानना चाहते हैं पावर ट्रांसमिटेड बाय पावर इंसिडेंट, तो क्या लिख देते हैं डायरेक्ट। अगर हम निकालना चाहते हैं डायरेक्ट, तो क्या लिखते हैं, μ2 V2 ओमेगा स्क्वायर ए ट्रांसमिटेड स्क्वायर बाय μ1 V1 ओमेगा स्क्वायर ए इंसिडेंट स्क्वायर। सही है। अब इसको हम लिखते हैं इस तरह से, अब इसको हम लिखते हैं इस तरह से, क्या लिखते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से डाल देते हैं। μ2 का मतलब क्या है, μ2 का मतलब है, डाल दो 4 μ by μ। V1 का मतलब क्या था, अंडर रूट एफ बाय म्यू ना, सो अंडर रूट एफ बाय μ2 मतलब हो गया 4 μ, और ये हो जाएगा अंडर रूट एफ बाय V1 का मतलब है म्यू इंटू 80 स्क्वायर बाय दिस स्क्वायर। 80 क्या था 2/3, 2/3 देखो 80 बाय AI, 80 बाय AI 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये हो जाएगा 4/2 इंटू 4/9। सही है। देखो ये हो गया 4, ये हो गया रूट ऑफ 4 2, ये हो गया 2/3 होल स्क्वायर, आ गया 8/9। ये वही आएगा। ठीक, लेकिन हम उसको बेटर है कि हम उसको रिफ्लेक्टेड निकालें, कि उसमें निकालना आसान होता है। अब देखो, तो ये तो इक्वेशन लिखने का तरीका हो गया, ये तो इक्वेशन लिखने का तरीका हो गया। अगर हम इसको हम देखें कि फिक्स बाउंड्री पे क्या होता है, फ्री बाउंड्री पे क्या होता है, धागे पे क्या होता है, ठीक, तो हम इसको समझते हैं इस तरह से। तो एक ही फॉर्मूला है V2, एक ही फॉर्मूला से सब कुछ होता है। देखिए अगर क्या हो गया, अभी जो आपने लिया वो केस 1 था, फ्री है। नहीं अभी तो मैंने कोई एंड नहीं लिया, अभी मैंने फ्री एंड फिक्स्ड एंड नहीं लिया है, अभी मैंने भी जनरल लिया है, मैं भी देख रहा हूं। सबसे पहले ये समझो, जब तुम्हारे पास इस टाइप का चीज है, ए ट्रांसमिटेड V2 प्लस V2, 2V2 मतलब V2 प्लस V2, 2V2 का मतलब V2 प्लस V2 बाय V2 प्लस V1, V2 प्लस V1 टाइम्स ऑफ AI। तो A ट्रांसमिटेड कैन बी ग्रेटर, पहली बात, इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू और दिस AI। ये AI से बड़ा भी हो सकता है, A ट्रांसमिटेड छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब यह दो स्पेशल केसेस ले रहे हैं। कौन कौन से स्पेशल केस, एक वो ले रहे हैं जब V2 टेंड्स टू इंफिनिटी, पहला स्पेशल केसेस, इफ V2 टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है, V2 टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब अंडर रूट एफ बाय म्यू टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब म्यू टेंड्स टू 0, μ2 टेंड्स टू 0। सही है ना। इसका मतलब है एक रस्सी है, एक रस्सी है जिसके ऊपर एक पल्स आ रही है, एक रस्सी है और इसके ऊपर एक पल्स आ रही है, और यहां एक धागा बंधा हुआ है, ये एक रोप है, ये एक रोप है और एक थ्रेड है। ये लगभग मासलेस है, ऑलमोस्ट मासलेस, वेरी लाइट, वेरी लाइट। एक रस्सी बंधा है एक सिलाई मशीन वाले धागे से, ये कंडीशन है। इसका म्यू है, इसमें वेलोसिटी v है, क्योंकि इसकी म्यू है
तो इसकी म्यू टेंडिंग टू जीरो है ना, ये म्यू1 है और ये म्यू2 टेंडिंग टू जीरो। इस केस में अगर ये म्यू2 टेंडिंग टू जीरो है, ऑलमोस्ट मासलेस है, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगा, इसमें वेलोसिटी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ लिमिट लगा दो, तो बताओ ए ट्रांसमिटेड कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं, ए ट्रांसमिटेड कितना आएगा बताओ, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ v2 बाई v2 बाई 1 प्लस v1 बाई v2 लिमिट v2 टेंड्स टू इंटू ए आई ना, लिमिट v2 टेंड्स टू इनफाइनाइट कितना है बताओ, 2ai, 2ai आएगा। यानी जब ये ट्रांसमिट करेगा, जब ये इसमें जो इस धागे में जो क्रिएट होगा ना वेव, इस धागे में जो वेव होगा क्रिएट, वो ऐसा क्रिएट होगा, इसकी एम्पलीट्यूड, अगर इसकी एम्पलीट्यूड है ए आई, तो इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, 2ai, इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, 2ai, सही हो ना। ए रिफ्लेक्टेड क्या होगा ये भी देख लेते हैं, ए रिफ्लेक्टेड होता था v2 माइनस v1 बाई v2 प्लस v1 इंटू ए आई। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक चीज तो तय है कि ए रिफ्लेक्टेड पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड में हमेशा छोटा ही होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर ए रिफ्लेक्टेड बड़ा हो गया तो एनर्जी क्रिएट हो रहा है बाउंड्री पे एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहा है। ए रिफ्लेक्टेड कैन नेवर बी मोर देन ए इंसिडेंट, नहीं तो रिफ्लेक्टेड पावर ज्यादा हो जाएगा इंसिडेंट पावर से, होगा ना। Yes, sir. तो याद रखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इसकी तरह नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव जीरो। और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड, ए आई का मैग्नीट्यूड, ए आर का मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन होगा ए आई के मैग्नीट्यूड के। तो यहां बताओ इस केस में ए रिफ्लेक्टेड क्या आएगा बताओ, डालो यहां v2 माइनस v1, तो हम क्या कर रहे हैं, v2 माइनस v1 बाय v2 प्लस v1, लिमिट v2 टेंड्स टू इंफिनिटी, v2 टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या कर दें, v2 टेंड्स टू, V2 कॉमन सर, v2 ले लें कॉमन, ठीक है, v2 ले लेंगे कॉमन, हाँ तो हो जाएगा 1 माइनस v1 बाई v2 बाई 1 प्लस v1 बाई v2, यही ना। यस सर। लिमिट लगा दोगे v2 टेंड्स टू ये हो जाएगा ए आई, वही आएगा। अब बताओ क्या हम कह सकते हैं, ये बताओ, ये जो है एम्पलीट्यूड हो गया 2ai, बट इसका मास पॉइंट लेंथ है 0, तो ये एनर्जी कितना लेके गया, एम्पलीट्यूड तो ये 2ai लेके गया, एनर्जी ये कितना लेके गया, पावर ये कितना लेके जाएगा, 0, क्यों सर? हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर, ये होता है ना, हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ना। Yes, sir. मास पॉइंट लेंथ कितनी, 0 है, हाँ सर, तो गया ना, 0 into infinity. मास पॉइंट लेंथ है 0, वेलोसिटी है इन्फिनिटी, Infinity. तो तुम ये कह सकते हो कि नॉट इनडिटर्मिनेट है, यही ना, हाँ, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये चूंकि उसी एम्पलीट्यूड से रिफ्लेक्ट बैक कर गया, यानी जितना पावर गिरा उतना ही पावर रिफ्लेक्ट कर गया ना, हाँ सर, तो यानी कि यहां पे कोई पावर नहीं गया। एम्पलीट्यूड होने का मतलब पावर नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। हाँ सर, अगर एक मासलेस बॉडी v वेलोसिटी से चल रहा है, अगर एक मासलेस बॉडी v स्पीड से चल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी ना। हाँ सर, 0. उसी तरह ये मासलेस रोप है, ये चल रहा है ठीक है, बट ना काइनेटिक है ना पोटेंशियल, कुछ नहीं है ही नहीं, ये मास एक तरह से है ही नहीं। तो समझो 100% रिफ्लेक्शन यहां पे हो रहा है,
ये भले 2ai हो रहा है, एम्पलीट्यूड इसका डबल हो रहा है, बट पावर इसका 0 है। एम्पलीट्यूड यहाँ सेम है और पावर जितना इंसिडेंट था वही आ रहा है। दूसरा, इसको उलट देते हैं तो क्या होगा, इसको हम उलट देते हैं तो क्या होगा। हाँ, दूसरा, मान लो रोप इस तरह से है, ये थ्रेड है और ये नहीं तो काम करते हैं, चलो ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम दो चीजें ले रहे हैं। कौन कौन सी चीज ले रहे हैं? एक ले रहे हैं फिक्स्ड एंड, एक ले रहे हैं फ्री एंड। चलो एक काम करते हैं, यहां पे एक चीज लेते हैं कि मान लेते हैं केस 2, इफ V2 टेंड्स टू 0, यहां क्या लिए थे, V2 टेंड्स टू इंफिनिटी। V2 टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या है, V2 टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या है कि जो दूसरा एंड है, जिस एंड पे वो गिर रहा है, उसके उस पार जो स्ट्रिंग है वो ऑलमोस्ट मासलेस है ना। इसको हम इस तरह से, इसको हम बोलते हैं फ्री एंड। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री एंड। जिस एंड के उस तरफ, जिस एंड के नेक्स्ट जो है बाउंड्री जो है, उस बाउंड्री के उस पार जो मीडियम है, उसकी अगर वेलोसिटी, उसकी मास पॉइंट लेंथ टेंडिंग टू 0 यानी वो फ्री एंड है, वो कहीं भी उड़ सकता है। इट इज फ्री, दिस इज फ्री एंड। ठीक, ये होता है फ्री एंड। तो फ्री एंड के केस में ये जो होता है, इट कैन गो, ये एक तरह से बंधा हुआ नहीं है, फिक्स नहीं है। ये जब भी बनेगा एंटी नोड बनेगा, ये जब भी बनेगा एंटी नोड बनेगा, देखेंगे बाद में क्या होता है। तो इसको हम दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्री एंड। फ्री एंड का मतलब दो चीज होता है, या तो उस एंड पे क्या है, एक धागा है जिसका मास पॉइंट लेंथ ऑलमोस्ट 0 है, या फिर इसका एक दूसरा तरीका जो है होता है, ये कैसे करके आ रहा है, यहां एक छोटा सा रिंग लगा हुआ है और ये तार में घुसा हुआ है। ये एक धागा है ऐसे करके, और यहां पर एक छोटा सा रिंग लगा हुआ है, मासलेस रिंग होता है, और ये एक स्मूथ वायर में फंसा हुआ है। यानी अगर हम इसको ऊपर स्लाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, नीचे स्लाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको भी बोलते हैं फ्री एंड। इसको भी क्या बोलेंगे, फ्री एंड। ठीक है, फ्री एंड का दो क्या होगा, आगे वाली इसके बाद की मीडियम। हाँ नहीं है, मीडियम नहीं है, बट ये मासलेस है ना। हाँ मतलब मैं इसके बाद मैं यहाँ इस धागे को काट के निकाल भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ के बाद में धागे को काट के निकाल भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है, जब उसके बाद कुछ होगा हमको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना फ्री एंड का दो मतलब होता है, या तो वहां धागा बंधा है एक फ्री बहुत लाइट वेट का धागा, या वहां पर उस एंड पे एक छोटे से मासलेस रिंग में वो अटैच है, जिसको तुम फ्रिक्शनलेस एक रॉड में घुसा हुआ है, और ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये ऊपर जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो इसको बोलते हैं फ्री एंड, आएंगे उस पर। ठीक है, अब आते हैं फिक्स्ड एंड पे। फिक्स्ड एंड का मतलब है कि दीवार से बंधा हुआ है। फिक्स्ड एंड का मतलब दीवार से बंधा हुआ है। दीवार का ये बताओ, अगर एक रोप है और रोप का एक एंड वॉल के साथ टाइट है, यानी एक साइड रोप है और एक साइड वॉल है, तो क्या हम बोल सकते हैं वॉल भी एक रोप है जिसकी मास पर यूनिट लेंथ इनफाइनाइट है? यस सर। तो उस केस में देखो, अगर फिक्स्ड एंड की बात करें, अगर V2 टेंड्स टू 0, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड। अब क्या होगा, देखो ये आएगा इस तरह से और ये दीवार इस तरह से, इसको हम बोल रहे हैं कि V2 टेंड्स टू, हम कह रहे हैं μ2 टेंड्स टू इंफिनिटी, देयरफॉर V2 टेंड्स टू 0। ठीक, इसमें इसकी स्पीड कितनी है, v है, इसमें इसकी स्पीड कितनी है, v है। ये टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा हम समझना चाहते हैं। पहले बताओ A ट्रांसमिटेड कितनी होगी, 2v2 बाय v1 प्लस v2 टाइम्स ऑफ AI, कितना आएगा बताओ, 0। यस सर। 0, एग्रीड। यस सर। A रिफ्लेक्टेड क्या आएगा, v2 माइनस v1
बाय V2 प्लस V1 टाइम्स ऑफ AI। V2 0 माइनस AI, सही है जी। यस सर। तो ये AI क्या होगा, माइनस का मतलब है ये AI पलट जाएगा ऐसे, इन्वर्टेड पल्स पीछे आएगा, क्योंकि यहां फेज डिफरेंस कितना हो गया है, पाई का। तो अगर आपको इसका इक्वेशन लिखना होता, ए ट्रांसमिटेड, कोई वेव बना ही नहीं, रिफ्लेक्टेड में तो क्या डालते, अगर इसकी वैल्यू दी है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए साइन के वन माइनस ओमेगा टी, ए की जगह माइनस ए आई की जगह माइनस ए आई, साइन के एक्स की जगह के की जगह माइनस के वन की जगह माइनस के वन, जहां के वन है वहां माइनस के वन, क्योंकि उसकी डायरेक्शन राइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड जो है नेगेटिव एक्स में आ रहा है। तो एक तो एम्पलीट्यूड में जो है प्लस या माइनस साइन के साथ डाल दो, दूसरा रिफ्लेक्टेड पल्स जो होता है उसमें के की जगह के वन की जगह माइनस के वन डाल दो, बाकी अगर यहाँ माइनस है तो इसको प्लस बना के अंदर में पाई डाल दो, कर सकते हैं। तो यहां बताओ, क्या यहां हम कह सकते हैं 100% एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो इंसिडेंट था एम्पलीट्यूड वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखो कि ये तो हो गया हमारा कि अब अगर हमसे कभी शेप रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, शेप रिलेटेड, समझो शेप रिलेटेड, एक स्ट्रिंग आ रहा है और शेप रिलेटेड पूछेगा, डायग्रामेटिकल क्वेश्चन, तो क्या करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन में फ्री एंड पे क्या हो रहा है, जो पल्स गया वही पल्स, जो पल्स गया फ्री एंड के केस में, ये पल्स गया और ये ऐसे लौट गया, जैसे गया इरेक्ट पल्स ही लौट गया ना, लेकिन फिक्स्ड एंड में क्या हो रहा है, ऐसे गया पलट गया और तब लौटा। अगर तुमसे शेप रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना है समझो, तुमको कोई भी एक अल्टीमेट कोई भी शेप का दे देगा और बोलेगा 2 रिफ्लेक्शन बाद इसका शेप बनाओ, 3 रिफ्लेक्शन बाद शेप बनाओ, तो क्या करना है। इसमें क्या करेंगे हम, फ्री एंड में इसको जाने देंगे, जाओ मान लेंगे यहाँ कुछ नहीं है, जाने देंगे, ये मान लो यहां से यहां पहुंचा, इसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट जो अभी पार नहीं हुआ है एक्स इक्वल टू 0 के लेफ्ट में है, और एक जो पार हो चुका है। किसी भी समय वेव के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट जो x इक्वल टू 0 को पार नहीं हुआ है, उसके लेफ्ट में है, अब तक यहां नहीं पहुंचा, और एक जो पहुंच चुका है, जो पार हो गया उसका मिरर इमेज लेके इस पर सुपर इंपोज कर देंगे, जो पार हो गया उसका मिरर इमेज लेके इसके ऊपर सुपर इंपोज करेंगे। मतलब मान लो ये एक पल्स है, इसको ये पल्स है, जा रहा है इस तरह से, अभी ये यहां पर है, तो उस अभी सिर्फ एक पल्स है, ऐसे आ रहा है, यहां पर आया है, अब तक उस पार तो नहीं है कुछ, उस पार क्या है 0 है, तो इसको कर दो, यही होगा। मान लो ये यहां हो गया, यहां पर जब आया यहां तक ठीक, यहां जब ये हाफ पार्ट गया, हाफ पार कर चुका और हाफ यहां पर, और उसमें तुम स्ट्रिंग का शेप निकालना चाहते हो, तो क्या करो, जो पार्ट पार कर चुका है उसका इसके वॉट मिरर इमेज ले लो और इसके ऊपर सुपर इंपोज कर दो, इसका हाइट डबल हो जाएगा। क्यों, ये जो पार्ट है जो पार कर चुका है, ये हाफ, उसका जब मिरर इमेज लोगे, इसका मिरर इमेज जो हम लेंगे इस साइड, और जो पार्ट अभी नहीं पार किया है और जो पार्ट पार कर गया है उसका मिरर इमेज को सुपर इंपोज कर दो, वो रिजल्टेंट वेव होता है। उसी तरह से अगर ये फिक्स्ड होता तो क्या होता कि जब ये हाफ पार किया है, ये पूरा पार कर गया, तो क्या करेंगे, पहले लेंगे इसका मिरर इमेज, तो मिरर इमेज बन जाएगा इस टाइप से, फिर करेंगे इसको इन्वर्ट और अब इसको भेज देंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है, मेथड ये है, अगर डायग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, मैथमेटिकल तो हम उसको देखेंगे, मैथमेटिकल दोस्तों हम देखेंगे। हाँ सर, फ्री एंड के ऊपर सर अपन तब भी सर फॉर्मूला से रिफ्लेक्टेड वो निकालेंगे, वो तो तुम निकाल लोगे, जो वो बट वो तो तुम तब निकालोगे ना, तब भी नेगेटिव क्या चीज, तब भी नेगेटिव ही आ रहा है वो तो, v2 माइनस v1 बाई v1 प्लस v2।
तो V2 0 तो नेगेटिव ही हो गया। अच्छा आ रहे हैं, देखो वो तो तुम मतलब देखो नेगेटिव हो गया मतलब किस में, अगर फिक्स्ड है तो, फिक्स्ड एंड है तो ये बोल रहे हो। हेलो, नहीं सर, फ्री एंड है तो फ्री एंड। फ्री एंड में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है। हाँ सर, V2 तो 0 ही लेंगे ना पर दोनों में। V2 माइनस V1 बाई V2 प्लस V1 इंटू ए आई, यही ना। एक केस में V2 जीरो है और एक केस में V2 इंफिनिटी है। ठीक है ना। ये कौन से केस में है, वॉल के केस में। तो समझ गए सर, मत समझो समझ गए आगे ना? सर। चलो देखो अब समझो इसको। अगर शेप रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, शेप रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है समझो। ड्राइंग शेप्स, ड्राइंग शेप ऑफ स्ट्रिंग ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एट ए, पहला फ्री एंड। फ्री एंड में क्या करो, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे ये मान लो कि वेव के दो पार्ट थे, टू पार्ट्स ऑफ इंसिडेंट वेव। कौन कौन से भाई, एक वो पार्ट है जो लेफ्ट में है और एक वो पार्ट है जो पार कर जाता। अगर ये वॉल ना होता या ये अगर फ्री एंड ना हो, तो फ्री एंड मतलब ये होता है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऑलरेडी पास्ट पार्ट, ऑलरेडी पास्ट, एक येट टू पास। यानी एक जो x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में है और एक जो x इक्वल टू 0 के राइट में होता। अगर दो पल्स है A की डबल होगा ना, क्या होगा, A की डबल होगा ना, ए टी, डबल होगा ना। ए टी डबल होगा, क्यों होगा डबल। आप जैसे मेरी बात हाँ 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 ठीक है, नहीं ए टी डबल होगा वो तो तब जब हम ए टी निकाल लेंगे। हमको ए टी नहीं निकालना है, मुझे क्या हो गया, आप बोलो दो फेज अपोजिट आ रहे हैं। चलो एक काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये एक पल्स है, ये एक फ्री एंड है। इस पल्स की स्पीड दी हुई है, इस पल्स की स्पीड दी हुई है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मान लो ये स्क्वायर पल्स है। अभी ये डिस्टेंस दिया हुआ है, अभी ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस जो है टोटल ये है 2 सेंटीमीटर, ये हाइट है 1 मिलीमीटर। ठीक, ये पल्स इस तरह से बना हुआ है और ये चल रहा है, ये राइट चल रहा है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको इसका शेप ड्रॉ करना है। ड्रॉ इट्स शेप एट, ड्रॉ इट्स शेप एट t is equal to 1 by 100, 2 by 100, 2 by 100, 2 by 100 second and 3 by 100 second and 6
6/100 सेकेंड। इसका शेप ड्रॉ करना है, स्ट्रिंग कैसा दिखेगा, स्ट्रिंग का शेप ड्रॉ करना इन 3 टाइम पे। ठीक, हम कह रहे हैं अगर ये रिफ्लेक्शन ना हुआ होता, अगर ये दीवार ना होता, हमको रिफ्लेक्टेड वेव का शेप ड्रॉ करना, अगर ये रिफ्लेक्शन ना हुआ होता तो क्या होता, t इक्वल टू 2/100 सेकेंड पे क्या होता, ये कितना मूव कर जाता, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यानी ये यहाँ मिड पॉइंट जो है, ये 1 और ये 1, ये मिड पॉइंट पहुंच जाता, यहां पर पहुंचता ना। अगर ये दीवार ना होता तो क्या ये इस टाइप से बनता, अगर ये दीवार ना होता तो। यानी इसका एक लेफ्ट पार्ट है, इसका एक राइट पार्ट है। इसका जो राइट पार्ट है इसका मिरर इमेज ले लो, इसका जो राइट पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लो और इसके ऊपर सुपर इंपोज कर दो। सो टेक इमेज ऑफ राइट पार्ट, mirror image, take mirror image of right part, इसके अबाउट इसको मिरर मान के इसका इमेज ले लो एंड सुपर इंपोज ऑन लेफ्ट पार्ट, सुपर इंपोज ऑन लेफ्ट पार्ट। तो बताओ क्या आ जाएगा, पहले इसका तुम लोगे मिरर इमेज और फिर इसको सुपर इंपोज करो, क्या होगा, हो जाएगा ये डबल। इन दोनों को करेंगे सुपर इंपोज तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये इस टाइप से सेम। हो जाएगा जी, यहां 0 और 0 0, यहां 1 1 1 2 2 2, हो जाएगा ना। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगा, ये पहुंच जाएगा यहां पर, ये एंड पहुंच जाता ना यहां पर। t इक्वल टू 3 सेकेंड, क्या चीज, हाँ बताओ क्या होता है, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ एम्पलीट्यूड क्या होता है, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है। हाँ ठीक है, सर जब हाथ उधर आ रही है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है ट्रांसमिटेड वो डबल होना चाहिए ना, उतना ही क्यों रहेगा। देखो हम, हाँ वो है ट्रांसमिटेड है, वो डबल है, वो डबल है ही, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं है। हम ये मेथड, हम ये मेथड निकाल रहे हैं, वैसे तो मेथड वही है, वैसे तो मेथड वही है, आपको क्या करना है, वैसे तो मेथड वही है जो हमने वहां पर देखा था कि आपको क्या करना है, उसको पीछे ला करके आपको जो है उसका शेप ये होगा। देखो हम जो ट्रांसमिटेड वेव निकाल रहे हैं, क्या हम उसी मेथड से निकाल जो हम डिराइव किए थे, जो हम डिराइव किए थे उसमें तो कब डिराइव करके बताए थे कि यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है तो हम उसको सुपर इंपोज कर रहे हैं, बताए थे हम। क्या बताए थे, हम बताए थे ए ट्रांसमिटेड, ए इंसिडेंट प्लस ए रिफ्लेक्टेड, ये होता है ए लेफ्ट और ए ट्रांसमिटेड होता है ए राइट। अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी ये दोनों होना चाहिए इक्वल, ये ना। और अभी हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं, हमको इससे क्या मतलब है, राइट में क्या और हमको मतलब, हमारा जो शेप दिखेगा ना, हमारे शेप दिखेगा, एप्पल को गिराता हूं, धरती एप्पल को खींच रही है, एप्पल धरती को खींच रही है, खींच रही है ना। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन अगर एप्पल की नीचे आ रहा है धरती को आना चाहिए ऊपर, लेकिन आता तो नहीं है, उसकी मास बहुत ज्यादा तो पता ही नहीं चलता क्या हुआ। तो यहां भी चूंकि इसकी मास पर लेंथ 0 है, हम कहने को निकाल दिए 2ai होगा, बट हम उस 2ai को सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं, समझो। यहां पर एक और पल्स भी है, यहां पर हो सकता है कि एक और पल्स भी होगा इस तरह से, ये ai और ये 2ai, बट इसको इसके साथ सुपर इंपोज करके नहीं निकाल रहे हैं हम ये जो इसका मेथड निकाल रहे हैं कि इसका साइज क्या होगा,
वो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम उसको एक्चुअली में सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जो हम क्या बोल रहे हैं, एज्यूम। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो ट्रांसमिट हुआ उसको सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। हम तुमको एक मेथड बता रहे हैं उसको निकालने का, हम उसको मेथड जो है बता रहे हैं, क्योंकि जो पार्ट ट्रांसमिट, अगर ये वॉल ना होता तब ये होता, अगर ये वॉल होगा तब तो आपको, अगर हम इस वॉल को ना माने तब जो पार्ट पार करता उसको मिरर इमेज लेके सुपर इम्पोज हम कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वॉल है और तब जो हो रहा है उसको हम नहीं कर रहे सुपर इम्पोज। अगर वॉल ना होता तब जो पार्ट पार करता उसको सुपर इम्पोज कर रहे हैं, वो मेथड है। मेथड क्यों है? मेथड क्यों? अभी रस्सी जब आएगा ना तो उसका शेप ऐसे बदलेगा कि समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। जब रस्सी एक्चुअली में दीवार से ऐसे टकराता है तो बहुत सरप्राइजिंग उसका ये होता है, बिहेवियर होता है। तो उसको हम इक्वेशन से नहीं निकाल पाएंगे। हम इक्वेशन, अच्छा एक चीज बताओ, ये एक दीवार है, ये पल्स है, ऐसे टकराया और टकराने के बाद ये हो गया ऐसे। कैसे जस्टिफाई करें? हम कह रहे हैं, हम इसको देख के एज्यूम कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि देखो, अगर ये दीवार ना होता तो ये यहां जाता ना जी। हाँ सर। इसका मिरर इमेज ले लो, इन्वर्ट कर दो, फोल्ड एंड इन्वर्ट, मिरर इमेज लेके उलट दो, क्योंकि दीवार है। अगर ये धागा होता, फ्री एंड होता, तो इसको जाने दो। तो इसमें दिखता इस तरह से, एक्चुअली में जब ये होता है ना फ्री एंड, तो दिखता इस तरह से, वही चीज पीछे की तरफ आता है। तो अब मैं कह रहा हूं कि जाने दो इसको, खाली इसको मिरर इमेज ले लो, इन्वर्ट मत करो, ठीक है। अब अगर मेरा इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जिसमें कि इस पल्स का कुछ पार्ट, अभी पल्स पार्शली पार कर गया है, पार्शली भीतर है, या दो पल्स है, देखो ये मेथड है निकालने का, क्योंकि तुम्हारे पास शेप निकालने का और कोई मेथड है नहीं। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस तरह से, देखना फ्री एंड और फिक्स्ड एंड में क्या होता है। हम यहां पे ले रहे हैं फ्री एंड पे, यहां ले रहे हैं फिक्स्ड एंड पे। आपका ये एक पल्स है, कुछ इस टाइप से एक पल्स है, और ये एक फ्री एंड है। यहां पर एम्पलीट्यूड है AI, यहां एम्पलीट्यूड है AI, ये डिस्टेंस अभी x0, इसकी वेलोसिटी है v, ये t इक्वल टू 0 पे इसका शेप था। वही चीज यहां भी है, ये दीवार है, इसकी वेलोसिटी है v, एम्पलीट्यूड है A0, ये डिस्टेंस है x0, ये AI। आपको बताना है एट t इक्वल टू x0 बाई v, एट t इक्वल टू x0 बाई v, जब आधा पल्स पार कर चुका होगा, एट t इक्वल टू x0 बाई v, ये फिक्स्ड एंड है। आपको इसका शेप, रस्सी का शेप कैसा होगा वो बताना है। तो क्या करेंगे हम, रस्सी का शेप ड्रॉ करना है। जब t इक्वल टू x0 बाई v होगा, जब t इक्वल टू x0 बाई v होगा तब रस्सी का शेप ड्रॉ करना है। तो हम जानते हैं कि t इक्वल टू x0 बाई v होगा, तो तुम ठीक है, तुम रिफ्लेक्शन के बाद निकाल सकते हो, माइनस AI प्लस AI, तो बस फॉर्मूला है A ट्रांसमिटेड इक्वल टू दिस। बट अभी तो रस्सी पूरा पार ही नहीं किया है, आधा पार किया है,
आधा पार नहीं किया। तो हम इसका एक शॉर्टकट निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स। हम इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स को डायग्रामेटिकली देख रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर मौजूद है, तुम नेट पे जाओ, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, डालो उसमें, वो शेप बनता हुआ दिखाता है। कल हमको याद दिला दें, स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे। एम्पलीट्यूड सेलेक्ट कर लो, V1 V2 सेलेक्ट कर लो, जो रिफ्लेक्शन होता है तो शेप कैसे चेंज होता है सब पता चलता है। तो समझो इसको, जब ये इस टाइम पर क्या होता, बेसिकली होता क्या इस टाइम पर, ये कुछ ऐसा बनता। अब हम जानते हैं कि जो भी पार्ट जब हमारा पूरा वेव निकल जाता है तो क्या होता है, यही चीज उसी शेप में पीछे आता है, यही ना। हाँ सर। तो यहां इसका दो पार्ट है, एक पार्ट जो अभी लेफ्ट में है और एक पार्ट जो पार हो जाता है। ये भी तो वेव ही है ना, भले ये पार्ट ऑफ द वेव है, बट पार्ट ऑफ द वेव इज ऑल्सो ए वेव, इट बिहेव्स लाइक ए वेव। हम यहां पे जानते हैं इस केस में अगर वेव ऐसे इंसिडेंट होता है फ्री एंड पे, तो जब रिफ्लेक्ट बैक करता है ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक करता है ना जी। हाँ सर, समझ आया आपने। तो समझो, ये एक पार्ट हो गया, इसका मिरर इमेज लो पहले। तो पहला इसका स्टेप होता है टेक मिरर इमेज। दूसरा पार्ट होता है सुपर इम्पोज। जो पार्ट पार हो गया था पहले तुम इसका मिरर इमेज लो, इसका अबाउट मिरर इमेज इस तरह से होगा ना, इसका मिरर इमेज इस तरह से। अब इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दो तो कैसा बनेगा बताओ, ऐसा बनेगा। जब आधा वेव पल्स पार किया होगा तो एक्चुअल शेप ऑफ द स्ट्रिंग ऐसा होगा। जब हाफ वेव पास कर गया था, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, पहले जो पार्ट पार हो जाता उसका तुम मिरर इमेज ले रहे हो, और फिर जो पार्ट अभी पार नहीं हुआ है उसके साथ उसका रिजल्टेंट ले रहे हो। समझ रहे हो? पक्का? यस सर। अब ये क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। देखो यहां पे याद रखना, ये सबसे ज्यादा शूट कर जाएगा, इसका हाइट सबसे ज्यादा शूट कर। क्यों? जब तुमने इसको यहां पे, जब ये वेव यहां इसको खींचा था, जब ये वेव यहां पहुंचेगा, इसको खींचेगा, इसके पास तो कोई फोर्स है नहीं इसको रजिस्टर करने की, ये उड़ जाएगा, ये उठता ही चला जाएगा। यहां पर पूरी की पूरी यहां काइनेटिक एनर्जी होगी 0। ये मैक्सिमम हाइट है ना ओवरशूट का, यहां काइनेटिक एनर्जी होगी 0 और पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। ऑल द एनर्जी हियर इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब शूटिंग का मैक्सिमम पॉइंट होता है तो पार्टिकल सारे रेस्ट पे आ आएंगे ना। हियर ऑल द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रिंग मैक्सिमम है, डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ सबसे ज्यादा है, स्पीड 0। ऑल द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑल द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां क्या होगा, सो देखो यहां क्या होगा, ऑल द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां क्या होगा, ऐसे। अगर मान के चलो अभी वॉल नहीं था, ये होता। अब तुम क्या करो, इसमें दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। पहले क्या करोगे तुम, मिरर इमेज लो। सबसे पहले क्या करो, मिरर इमेज लो, मिरर इमेज ले लो। इस मिरर इमेज को इन्वर्ट कर दो, उलट दो, और तीसरा सुपर इंपोज। देन टेक द वेक्टर सम। सबसे पहले तुम इसका क्या लोगे, मिरर इमेज लोगे, तो आएगा इस तरह से। इसका जब मिरर इमेज लोगे इस तरह से आएगा, लेकिन मिरर इमेज को सुपर इंपोज नहीं करना है, इसको उलटना है। सबसे पहले इसके अबाउट ले लिए मिरर इमेज, फिर इसको उलट दिए, मिरर इमेज को उलट दिए, तो आ गया इस तरह से। पहले इसका हम ले लिए मिरर इमेज, ये जो पार्ट था उसको कर दिए इस तरह से, इसका ले लिए मिरर इमेज, और अब इसको उलट दिए, और अब वेक्टर सम ले लो, तो धागा हो जाएगा स्ट्रेट, ये कट जाएगा,
ये खींचता ऊपर, ये खींच रहा नीचे, कट जाएगा यस सर। तो धागा आ जाएगा स्ट्रेट। इसका मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। और हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम, यहां काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम। ऑल द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हियर ऑल द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये आईटी में पूछा जा चुका है। ये सारी एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। अब सोचो, मैं अगर तुमसे यहां एक क्वेश्चन पूछूं और तुम समझ गए हो, क्या करना है? याद रखना, फ्री एंड टेक मिरर इमेज सुपर इम्पोज, फिक्स्ड एंड टेक मिरर इमेज इन्वर्ट इट एंड देन टेक सुपर इम्पोजिशन। तो मुझे ये बताओ। हाँ सर वो अभी इससे पहले आपने जो क्वेश्चन दिया था ना बॉक्स वाला, रेक्टेंगल वाला, तो सर 3 सेकंड्स पे बता दो उसका एक बार। आ रहा हूँ अभी मैं उसमें सब कुछ मिलूंगा। यहाँ कोई दिक्कत किसी को? स्टेप याद रखो, स्टेप याद रखो। फ्री एंड टेक मिरर इमेज सुपर इम्पोज, फिक्स्ड एंड टेक, यहां पे इमेज लो, इन्वर्ट करो, तब सुपर इम्पोज करो। अब मुझे ये बताओ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन ले लूंगा। अब मुझे पहले ये बताओ, दो आइडेंटिकल पल्सेस हैं इस टाइप से, दो आइडेंटिकल पल्सेस हैं इस टाइप से, और एक फ्री एंड है, एक फ्री एंड है। ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है, या ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। दोनों की स्पीड है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या कोई ऐसा इंस्टेंट होगा कि धागा स्ट्रेट हो जाएगा? क्या कोई ऐसा इंस्टेंट होगा कि धागा स्ट्रेट हो जाएगा? इज देयर एनी इंस्टेंट पॉसिबल वेयर स्ट्रिंग बिकम्स स्ट्रेट? नो डिफॉर्मेशन। फ्री एंड में तो नहीं होगा ना? नहीं सर। नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज जो पार्ट पार करेगा उसको हम इन्वर्ट करके सुपर इम्पोज करेंगे, तो कैंसिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये पल्स नीचे होता तब होता। सो स्ट्रिंग नेवर बिकम्स स्ट्रेट। सही है? बट string has maximum deformation, string has maximum height या maximum deformation कब? at which time? at t is equal to what? बताओ किस टाइम पर स्ट्रिंग में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दिखाई देगा? तो क्या जरूरी है उसके लिए कि ये बीचों बीच हो? है ना, कि ये अगर मिड पॉइंट पे चला है, इसका ये मिड पॉइंट है P, और ये यहां चला है, तो जो पार्ट उस पार और जो पार्ट इस पार इक्वल सेपरेशन पे, डिस्टेंस पे, वहां पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नहीं होगा? तो ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा? 10 + 10 20 बाय एट टी इज इक्वल टू 20/100 सेकेंड। अग्रेड, ठीक है ना? इसका शेप क्या होगा? सो देखो, होना इसको चाहिए था इस तरह से, होना चाहिए था इस तरह से कि P होना चाहिए था यहां पर, एक होना चाहिए था P के बाद, एक होना चाहिए था P के पहले, ठीक है ना? इसको इस पे सुपर इम्पोज कर दो, इसका शेप क्या बन जाएगा बताओ? इस तरह से बन जाएगा डबल, क्योंकि तुम इसका पहले लोगे मिरर इमेज लोगे ना, और फिर इसके ऊपर डाल दोगे, बनेगा इस तरह से। ठीक, अब ये बताओ, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, सब कुछ यही होता, बट खाली ऐसे होता, वही चीज है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? 20 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर।
स्पीड है दोनों की, कितने टाइम बाद धागा स्ट्रेट हो जाएगा? 20/100 सेकेंड, इतने समय धागा स्ट्रेट होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है आफ्टर हाउ मच टाइम द एनर्जी ऑफ द कंप्लीट वेव इज प्योरली काइनेटिक, आफ्टर हाउ मच टाइम द एनर्जी ऑफ द कंप्लीट वेव इज प्योरली काइनेटिक, प्योरली काइनेटिक मतलब स्ट्रेट, धागा स्ट्रेट दिखेगा, तो लिखेंगे 20/10 सेकेंड, और यहां पे ये होगा प्योरली पोटेंशियल। अब बताओ, अरे इसको ले रहे हैं फिक्स्ड एंड में, ये ऐसे है, ये ऐसे है, एक जैसा है, आइडेंटिकल पल्स है, ये फिक्स्ड एंड है, इसकी वही 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड दोनों की है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है 20, यहां से है 10। क्या कभी धागा स्ट्रेट होगा? हाँ सर, हो सकता है ना। होगा ही ना, जो पार्ट पार कर गया उसका मिरर इमेज उलट जाएगा। यस सर। तो अगर ये पॉइंट P वहां पहुंच जाए तो ये जो पार्ट जो पॉइंट P के राइट में है ये उलट के इन्वर्ट होगा, मिरर इमेज बन के इन्वर्ट होगा और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। सो एट T इज इक्वल टू ये 10 और ये 10, 20/100 सेकेंड, स्ट्रिंग बिकम्स स्ट्रेट, स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, यानी ऑल द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एग्रीड? दूसरा, अरे इसी में हम इस तरह से पूछते हैं, मान लो ऐसा, देखो क्वेश्चन कैसा पूछता है या पूछा जाता है, ये तुमको एक इस तरह से देगा, एक पल्स इस तरह से है, ये पल्स चल रहा है, ट्रायंगुलर पल्स है, ये दीवार है, रिफ्लेक्शन के बाद, और ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड है। क्वेश्चन है फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद इसका शेप बनाओ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद इसका शेप बनाओ, तो क्या करोगे? 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा। पहला रिफ्लेक्शन के बाद जब यहां ये दीवार से रिफ्लेक्ट करे इसका शेप क्या होगा? तो पहली बात तो यहां पे आओ, ये जाएगा तो लेफ्टवर्ड जाएगा, लेफ्टवर्ड। अब ये बताओ क्या करें? पहले इसको जाने थे, मान लेते हैं ये चला गया, मान लेते हैं ये चला गया, ऐसे गया ना, इसका नाम दे दो ABC। पहले इसका मिरर इमेज लोगे, तो मिरर इमेज लोगे तो A सबसे पास होगा, इसका मिरर A सबसे पास होगा, A'। दूसरा, मिरर इमेज तो लोगे ही, इन्वर्ट भी करोगे, तो क्या इसका शेप ऐसे बनेगा? सही है? यस सर। यस सर। बनेगा ना जी? क्या चीज? मैंने क्या किया, इसको पहले सोच लिया कि मान लो ये क्रॉस कर जाता तो क्या, जो पार्ट क्रॉस कर जाता वो ये होता, ठीक है ना, उसमें A यहां होता, B यहां होता, C यहां होता, तो A सबसे पीछे होता, C सबसे आगे होता। अब मैं इसका मिरर इमेज ले रहा हूं, जब मैं इसका मिरर इमेज लूंगा तो A आएगा यहां पर, A आएगा यहां पर, B आएगा यहां पर, और C आएगा यहां पर, आएगा ना? हाँ सर। और अब मैं इसको इन्वर्ट कर रहा हूं, और चूंकि यहां सिर्फ एक पल्स है, अगर दूसरा पल्स एक और आ रहा होता इसके पीछे तो दोनों सुपर इंपोज होता, बट इस पॉइंट पे क्या है, सिर्फ यही पल्स है ना, तो वही रिजल्टेंट भी है, क्योंकि इसको सुपर इंपोज होना है किससे? 0 से, यही होगा। अब ये आएगा यहां पर, और ये दूसरा रिफ्लेक्शन करेगा, उसके बाद इसका शेप कैसा होगा? सो बताओ, सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद इसका शेप कैसा होगा? सेकेंड के बाद क्या होगा? इसको जाने दो, इसको जाने दो, मान लो ये चला जाता, तो चला जाता अगर ये, तो ये इस तरह से बनता, ये ठीक ना, ये बनता A, ये बनता B, ये बनता C।
अब क्या करना है, इसको इन्वर्ट कर देना है, बिना मतलब मिरर इमेज ले लेना है, इन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ये फ्री हैंड है। तो अब इसका जो शेप बनता, ए तो होता यहां पर, बी होता यहां पर, सी होता यहां पर, सही है ना? यस सर। मेरे से ये पूछा गया कितने रिफ्लेक्शन के बाद या कितने टाइम के बाद, ये एल अगर हम लेंथ दे दें एल और स्पीड है वी, तो एक बार यहां से यहां या यहां से यहां जाएगा तो टाइम लेगा एल बाई वी। कितने टाइम बाद इसका शेप वापस यही हो जाएगा, कितने टाइम बाद इसका शेप वापस यही हो जाएगा, तो बताओ यहां पे होगा नहीं होगा, जाने दो इसको, जाने दो इसको, टकराने दो, टकराएगा क्या होगा, ये जाता है इस तरह से। इसको क्या करोगे, इन्वर्ट करके, इसको क्या करोगे, इन्वर्ट करके मिरर इमेज लोगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मिरर इमेज लोगे तो आएगा ए यहां, बी यहां और सी यहां, ए यहां, सॉरी ए यहां। अब इसको कर दोगे इन्वर्ट, ऐसे बन जाएगा। अभी भी नहीं हो रहा है ऐसे। यस सर।